हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। फाइनली आज हम अपना नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि है आपका अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि हमने आपको रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करा दिया है, अब वेव ऑप्टिक्स की वीडियो जल्दी जल्दी ही आएगी। उससे पहले मेरे को लगा कि अल्टरनेटिंग करंट जनरली बच्चों को इसमें, क्योंकि मैथमेटिकल काम ज़्यादा है, जनरली बायो वालों को कभी कभी दिक्कत आती है, सबको नहीं आती लेकिन कुछ बच्चों को आती है। तो मेरे को लगा कि अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने इसकी वीडियो पहले बना दी है। बस आप इतना करिएगा कि रिवीजन प्रोसेस में रहिएगा, दैट इज मतलब जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, सीधे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो 1 सेकेंड। अगर हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको रेकमेंड करना होगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने फ्रेंड्स को, किसी को भी, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पीछे आपको वेबसाइट दिख रही होगी विच इज़ राधे क्लासेस। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली राधे क्लासेस मिल जाएगा एंड आप वहाँ उसके थ्रू हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम, जो कि मेरा रोज का डायलॉग रह गया है। बात करते हैं अल्टरनेटिव करंट की। तो अल्टरनेटिव करंट की शुरुआत डायरेक्टली हुई कहाँ से? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एसी जनरेटर, राइट? ठीक है, एसी जनरेटर होता क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, जैसे आपने जल्दी पढ़ा होगा, मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं है, मैं डेफिनेटली उसे पढ़ाऊंगा, बट मैं अभी पहले वो चैप्टर ले रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए मतलब जनरली टफ कहे जाते हैं, तो उनको मैं ईजी वे में समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जनरली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, जो कि फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है, राइट? फ्लक्स में जो चेंज आएगा उसके फॉर्मूले से हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, इंस्टेंटेनियस करंट की और हम जिसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, तो वो दो इक्वेशन क्या होती है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट की है, और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको डेफिनेटली कराऊंगा, बट अभी हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि एसी जनरेटर की शुरुआत कहाँ से हुई, सॉरी एसी करंट चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? लास्ट टॉपिक, इससे पहले वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक से। ठीक है, जो कि था एसी जनरेटर। वहां से दो इक्वेशन आती है, उन्हीं दो इक्वेशन की हमें स्टडी करनी है, उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना। उसके बाद डिफरेंट सर्किट, मतलब मींस हम अगर रेजिस्टेंस को एसी सोर्स से जोड़ें तब एसी करंट की क्या वैल्यू आएगी, इंडक्टर को जोड़ें तब उसकी क्या वैल्यू आएगी, कौन अहेड है कौन लैग कर रहा है, मींस कैपेसिटर में कौन अहेड, करंट अहेड या वोल्टेज अहेड, करंट अहेड या वोल्टेज अहेड है, कौन लैग कर रहा है, राइट? तो ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। पावर फैक्टर क्या है, ठीक है, तो इन सबको ही हम कंप्लीट करेंगे। तो आओ विदाउट वेस्टिंग टाइम से स्टार्ट करते हैं। बस मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि यहाँ से शुरुआत हुई थी एसी जनरेटर। एसी जनरेटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एनर्जी को, क्योंकि देखते हो ना बड़े बड़े टर्बाइंस घूमते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एसी जनरेटर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी। ठीक है, मेरे पास कुछ है तो यहाँ पर समझाता हूँ। रेक्टेंगुलर कॉइल घूमेगी कुछ ऐसे, ये, ठीक है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है उसमें, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, आपको पता है, वोल्टेज डेवलप हो जाएगी, ई डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ई ई ई के रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में पहली इक्वेशन बनती है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जो वहां स्क्रीन में आप देख पा रहे होगे। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, सीधे चैप्टर में आते हैं। बस मेरे को ओरिजिन बताना था कि इसका कहाँ से हुआ था, कि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो दो इक्वेशन, अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको पहले दो इक्वेशन ध्यान में रखनी है, जो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। पहले वो है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो 1 सेकेंड, मुझे पेन निकालने दो। ओके, देखो अल्टरनेटिंग करंट पूरा चैप्टर तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, इस चैप्टर में जो आपका ओके, इस चैप्टर में जो करंट की बात चल रही है ना, ये वाला मैंने बोला था ना, ये करंट की वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आई है, ये जो कंप्लीट वैल्यू आई की, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, इंस्टेंटेनियस मींस होता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो जो करंट की वैल्यू आएगी उसे आई बोलेंगे। क्लियर है? आई नॉट होता है इसकी पीक वैल्यू। क्लियर है? और साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा टी होता है, ये होता है फेज।
क्लियर है बात, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, इसी पर ये चीजें हमें कैलकुलेट भी करनी है पूरे चैप्टर में, ठीक है। कौन सा फेज है, कभी कभी ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि फेज क्या होता है। फेज वो एंगल होता है, ठीक है, ओमेगा टी, कितना अहेड है कितना बैक है वो तभी समझ में आएगा जब आपको फेज का मतलब पता होगा। यहाँ पर जो ओमेगा टी है वो फेज है, ठीक है, जो आई नॉट है वो पीक वैल्यू है, जो आई है वो इंस्टेंटेनियस करंट है। समझ में आता है ना, इंस्टेंटेनियस करंट के बेस पर ही हम एवरेज करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो एसी करंट क्या होता है, मैंने ये तो बता दिया इसका ओरिजिन कहां से हुआ। एसी करंट क्या होता है, एसी करंट क्या होता है, वो करंट जो वेरी करता है, जो यूनि डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। मैंने यहाँ डिफाइन भी किया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एसी करंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूअसली विद टाइम, है ना, एंड whose direction reverses periodically, means after a टाइम। जैसे कि क्या, अभी देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल गया, फिर अब ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब नेगेटिव हाफ साइकिल ये, तो यहां से यहां तक ये जो गया इसे बोलते हैं इसका वन साइकिल, ठीक है। तो वन साइकिल में, एक साइकिल में कितने बार ये जीरो की तरफ गया, देखो जीरो से स्टार्ट हुआ फिर जीरो हुआ, कहने का मतलब दो बार। एक साइकिल कंप्लीट करने पर कितने बार ये बुझा, दो बार। मतलब बल्ब कितने बार, अगर अल्टरनेटिंग करंट ऐसे गया तो बल्ब कितने बार बुझेगा, दो बार, जब जब ये ऐसे होगा। समझ में आई, हमें दिखता नहीं, वो बहुत तेज होता है, क्लियर है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही देखो यहाँ ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और देखो जीरो से स्टार्ट बड़ा बड़ा पीक वैल्यू पे जा रहा है, जिसे मैंने यहाँ पर आई नॉट बोला है ना, फिर जीरो जा रहा है ये, फिर पीक फिर जीरो, क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब बुझा फिर बुझा, ठीक है। तो दो बार इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो में आ जा रही है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मीन्स कंप्लीट साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मीन्स टोटल जो वैल्यू होती है, चाहे एवरेज वैल्यू भी निकाले फॉर कंप्लीट साइकिल, वो कितनी आती है, जीरो ही आती है, ठीक है। तो एसी सोर्स से क्या होता है, वेरिंग करंट होता है, डायरेक्ट करंट वेरी करवा सकते हैं, ठीक है। जो इसमें वैल्यू आती है वो स्टेडी करंट आता है, कांस्टेंट करंट हमें मिलता है डायरेक्ट करंट में, है ना। तो इसलिए ये देखो ग्राफ क्या जा रहा है, सीधे जा रहा है ये, है ना, ये 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 समझ पा रहे हो, ये कुछ ऐसे, क्लियर है। तो आपने देखा होगा ये यूनि डायरेक्शनल दिख रहा है, और उसमें डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। तो ये होता है एसी करंट। अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट्स में, यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह सब लिखे। डायरेक्ट करंट क्या होता है, करंट विच फ्लोज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे घर में आती है 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज मतलब एक सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, 50, है ना। 50 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकंड में चक्कर कितने लगाएगा, 50 लगाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है ताकि आप इसको बेसिकली समझ पाओ। 50 हर्ट्ज मींस द करंट कंप्लीट्स 50 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 50 दिए, ऐसे 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 करके, समझ में आ गया ना। इन ईच साइकिल द करंट बिकम्स मैक्सिमम पॉजिटिव, जीरो, मैक्सिमम नेगेटिव एंड जीरो अगेन, क्लियर है। कहने का मतलब हो गया द करंट चेंजेस डायरेक्शन 100 टाइम्स पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम्स ब्राइट एंड डिम 100 टाइम्स पर सेकेंड। मतलब कि अगर वो 50 हर्ट्ज उसकी क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो मींस एक सेकेंड में वो कितने बार ऐसे 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 कर रहा होगा, 50 बार कर रहा होगा। तो एक बार में दो बार बुझता है, जैसे मैंने बताया आपको, दो बार डिम होता है ना, और दो बार पीक वैल्यू भी ले रहा होगा, क्लियर है। तो ऐसे एक बार में दो बार डिम हो रहा है, मीन्स वैल्यू उसकी कम हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है, तो 50 बार में कितने बार होगा, 100 बार होगा, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे एज ए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एग्जाम में पूछ सकता है ऑप्शंस में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, सॉरी एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मेरी गलती, ठीक है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उसको माइंड मत करना कि ऐसा बोल दिया, वो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसानी हूं तो बोलने में गलती हो जाती है। So the average value of alternating current is defined as the value of direct current which sends the same charge in the same time as sent by the given alternating current in half cycle। कहने का मतलब हो गया, देखो अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि मैं इसका जनरल सा एग्जांपल है ना, एक नल खोल लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, और एक नल यहाँ पे खोल लेता हूँ मैं। ये शायद मेरी इमेज के कारण दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैंने दो नल चलाए हैं, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना, मैं ठीक है मैं इतने इलाके में मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो ये अगर एसी है तो एसी क्या करता है, करंट एक साथ नहीं भेज रहा है, पहले भेज रहा है
फिर जीरो हो जा रहा है, फिर भेज रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है, फिर भेज रहा है, फिर जीरो हो जा रहा है। इसमें करंट कांस्टेंट है, लगातार आ रहा है ये। तो अगर मैं यहाँ पे एक बाल्टी रख दूं, तो यहां तक भरने पर, यहां तक भरने मतलब मीन्स टी टाइम पर ये इतना भर दे रहा है चार्ज। यहाँ पानी का मतलब है चार्ज, ठीक है, इतना पानी भर दे रहा है। तो ये टी टाइम पर, ठीक है, इतना चार्ज भरने पर इसकी कितनी वैल्यू होगी, समझ रहे हो? इतना ही चार्ज भरने पर अल्टरनेटिंग करंट की कितनी वैल्यू होगी, वही उसका टोटल क्या कहलाएगा, एवरेज करंट कहलाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो एवरेज करंट क्या होता है, टोटल करंट, ये एक साइकिल के लिए, ठीक है, या टोटल चार्ज, डायरेक्ट करंट के बराबर चार्ज भरने पर एसी करंट की कितनी वैल्यू होगी, वही लिखा था। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच सेंड द सेम चार्ज इन द सेम टाइम। मतलब टी टाइम में इतना चार्ज भरने पर, ठीक है, अगर यही काम अल्टरनेटिंग करंट को दे तो वो इतना ही चार्ज भरने पर इतने ही समय के लिए उसकी कितनी वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। ये जनरली डिफाइंड है। आया, समझ में आया होगा? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज वैल्यू प्रूफ करते हैं। देखो कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू जीरो आ जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो अगर एवरेज वैल्यू कुछ है, देखो इसका जनरली जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वह 0.637 आई नॉट है ना। अगर मैं इसकी 0.637 आई नॉट पॉजिटिव साइकिल के लिए है, तो नेगेटिव साइकिल के क्या होगी, -0.637 आई नॉट होगी, है ना, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये कैंसिल, तो पूरे साइकिल के लिए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जीरो से t/2 समय के लिए निकालते हैं, यहां तो t हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर हाफ साइकिल। तो कैसे निकालते हैं, देखो देखो एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ एवरेज कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसका जनरली यूज करना, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो बेटर है कि आप एक फॉर्मूले के बेस पर चलो। तो वो फॉर्मूला कुछ ये रहा, एवरेज निकालने के लिए कोई फंक्शन वैल्यू दी आपको, ठीक है, कोई एवरेज का सिंबल ये होता है, उसका आपको एवरेज निकालना है एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन T1 से T2 fx dt, टी टाइम पर। क्लियर है? अगर मेरे को इसका एवरेज निकालना है फॉर हाफ साइकिल, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है ना, तो यहां पर लिखोगे आप वैल्यू इंस्टेंटेनियस करंट, ये लिखोगे लेट द इंस्टेंटेनियस करंट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो अगर मेरे को उसकी वैल्यू फॉर हाफ साइकिल निकालनी है, तो मैं क्या कैसे निकालूंगा, वो आएगी आपकी आई एवरेज। इसको या तो आप ऐसे मेंशन करो, ठीक है, या आप यहाँ पर आई लिख के ए वी लिख सकते हो। ठीक है, वो कैसे आएगी फॉर हाफ साइकिल, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये है और ये उधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो यहां से 0 से t/2, ये क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल हो जाएगा यहां से यहां तक ये। ठीक है, और ये दूसरा हाफ साइकिल हो जाएगा नेगेटिव वाला। तो ये पूरा मिलके कंप्लीट हाफ साइकिल होता है। तो 0 से t/2 मुझे क्या निकालना है, एवरेज करंट निकालना है। मैंने जैसे कि आपको बता देखो करंट वेरी कर रहा है, 0 से फिर पीक जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना होगा 0 से t/2, तो t/2 T2 होगा, T1 कितना होगा 0, है ना। सो 0 से t/2, और फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन ये होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आएगा आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है? अब देखो आई एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, आई एवरेज इज इक्वल्स टू हो जाएगा, टू ऊपर चले जाएगा, टी अपॉन में आ जाएगा, है ना, ये पलट जाएगा, और ये यहाँ पे आई नॉट होगा, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया, ये आई नॉट होगा, आई नॉट अंदर बचा 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। देखो करंट की वैल्यू निकालना भी सिखा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब क्या करोगे, देखो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स होता है आपका
माइनस 1/a cos ax। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पर a की जगह कितना है, ओमेगा है, तो कितना बन जाएगा ये -2 I0। ये जो माइनस है फॉर्मूले का मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। 1/t 1/a, यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा। इंटीग्रेशन हो चुका है, इसकी वैल्यू आई आपकी cos ax विच इज cos ओमेगा t। 0 से t/2, 0 से t/2, ठीक है। सो यहां पर जो आई एवरेज आएगा मेरे पास दोस्तों, वो आएगा आपका -2 I0 t। ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t, ठीक है। और यहां पे cos ओमेगा t/2 माइनस cos 0। क्लियर है, अब देखना यहां तक क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है। जनरली आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे मैंने समझा दिया है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालने को आता है, तो मैंने तरीका बता दिया है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, नॉर्मल सा एक मैथ का फॉर्मूला याद रखो। अभी देखो एग्जाम, मैं इस समय वीडियो बना रहा हूं जब ये बोर्ड एग्जाम का पीक टाइम चल रहा है, ठीक है। तो बेटर है कि आप वो चीजें सीखो जो एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएं, ठीक है। मैं इसके डेप्थ में बता सकता हूँ, आपको तरीके बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी उतना नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आप लिख के आ जाओ, बस दैट्स इट। अभी हमें कोई डीप नहीं पढ़ना, कुछ नहीं जाना। एग्जाम में अभी मार्क्स गेनिंग है, मार्क्स निकालने हैं कैसे भी करके। तो कॉन्सेप्ट वही सिखा रहा हूँ, पूरे चैप्टर थ्रू नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जा रहा हूँ, ठीक है। तो बस उसी पे फोकस करना कि ये पढ़ के तो जाना ही है और ऐसे पढ़ना है, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। इतना दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लो, ज्यादा इतना दिमाग खराब नहीं करना अपना भी, ठीक है। तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी देखो, आई एवरेज इक्वल्स टू, अब क्या होगा कि 1 सेकंड में पेन का कलर चेंज कर दो। टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, और ये बचा -I0/पाई कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2π/t इंटू t/2 -1। देखो 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, है ना। तो ये इस कैमरे में दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है, अब मेरे सर पे ही आ गया है, तो ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बचा आपका आई एवरेज इक्वल्स टू -I0/पाई, ओके। ये बचा दोस्तों आपका आई एवरेज इक्वल्स टू -I0/पाई कॉस पाई था ना पीछे, देखो दो चीजें हैं, एक है कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और -1 तो ऑलरेडी वहां पर है ही, तो ये बनेगा आपका कितना, -1 ठीक है। तो ये बना -I0/पाई इंटू -2। सो ये बनेगा आपका -2, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। मैं सुर में लिखता जा रहा हूं, बट ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, तो ये आएगा आपका 2I0/पाई। तो ये आ गई दोस्तों हमारी आई एवरेज की वैल्यू, है ना। सो 2I0/पाई ये तो आप जानते हो, है ना। 2I0/पाई, यहाँ पर I0 तो कांस्टेंट मींस पीक वैल्यू हो गई, और 2/पाई कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 0.637, ठीक है, इंटू I0। कहने का मतलब हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.637 इंटू I0। ये आ गया आपकी आई एवरेज की वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैंने सब चीज मेंशन किया, डोंट वरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज कितना आता है, 0 आता है। इसकी फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, करंट का मतलब मैंने बता दिया कि क्या है, ठीक है। उसके बाद अब आरएमएस वैल्यू क्या आता है, देखो एग्जाम में, अभी हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से जानना है, हमें कुछ इतना ज्यादा देखना नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव में जहां भी 220 वोल्ट दिया होगा तो समझ जाना कि आरएमएस वैल्यू दी। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि नॉर्मल वोल्टेज दिया है या वीआरएमएस दिया है। वीआरएमएस का मतलब है 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट क्या है आपका, वीआरएमएस है। पीक वैल्यू यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आ रही है ना, वो है एक्चुअली करंट इतना ज्यादा पीक जाता है, 311 वोल्ट जाता है,
है, समझ में बताइए ना यहाँ तक, ठीक है। तो AC वोल्टेज एंड करंट आर जनरली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर RMS वैल्यू। व्हेन वी से दैट द हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट AC, इट मींस दैट द RMS वैल्यू इज 220 वोल्ट। इसका मतलब है RMS वैल्यू 220 वोल्ट और पीक वैल्यू कितनी जाएगी, 311 वोल्ट जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना, पीक वैल्यू कितनी जाती है। तो RMS तो जो हम कह रहे हैं, जो मैं अगर मैं कहूँ कि 220 वोल्ट आ रहा है मेरे घर पे, तो कहने का मतलब है मेरे घर पे पीक कितना जा रहा होगा, 311 जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका जनरल सा मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं। तो RMS हमने डन कर लिया। RMS मीन्स RMS का जो घर में हाउस होल्ड में जो मतलब होता है वो हमने डन कर लिया। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। होता क्या है ना, देखो ये भी सेम वही है। अल्टरनेटिंग RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रजिस्टर एज प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम। कहने का मतलब हो गया, मेरे पास एक रजिस्टर है मान लो, ठीक है, ये दूसरा रजिस्टर है। ये पहले वाले की केस की तरह, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्योंकि जितने में मैं ये बनाऊंगा उतने में तो ये फिट होके यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या करा, एक रजिस्टर को मैंने, ये रजिस्टर आर है, ये सेम रजिस्टर आ रहे हैं, ठीक है। RMS वैल्यू क्या है समझा रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम के लिए डेफिनेशन ध्यान में रखना। देखो ये पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल, इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो कौन सा करंट मिल रहा होगा, डायरेक्ट करंट। इससे डायरेक्टली AC सोर्स से करंट मिल रहा है तो कौन सा सोर्स होगा, AC सोर्स होगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी दिमाग की बात होगी, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि RMS वैल्यू क्या होती है, अल्टरनेट करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रजिस्टर। कहने का मतलब हो गया, मान लो 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में ये इस रजिस्टर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। मान लो कह रहा हूं मैं सब, हाँ, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है 5 सेकंड में ये DC, ठीक है। तो और इसकी सप्लाई मान लो हम दे देते हैं आपकी 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर में 5 सेकंड लेकर ये 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो AC करंट का कितना दे कि ये 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, ठीक है, 5 सेकंड में ही AC करंट की कितनी वैल्यू होगी, वही उसकी क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। आई बात समझ में? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके दोबारा बैक फिर सीधे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ऐसे करके देख सकते हो, क्योंकि हमें पूरा चैप्टर करना है। लेकिन मैं दोबारा बोल देता हूँ कि 5 सेकंड में 10 एम्पियर देके इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया, तो AC करंट का कितना अमाउंट दूंगा 5 सेकंड में कि इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रजिस्टर एज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम, ठीक है। जो सेम हीटिंग इफेक्ट है वो भी दे सके, मतलब उतना बराबर के टेम्परेचर, सॉरी हीट प्रोड्यूस करा सके। क्लियर है, यहाँ एनर्जी से रिलेशन है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर RMS वैल्यू करंट और वोल्टेज के लिए क्या आती है, I नॉट अपॉन रूट 2 विच इज 0.707 I नॉट, जो कि एक जनरल सा फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला तो दिमाग में आप रट जाने चाहिए, जब AC करंट पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला लिखते हुए उनके डेरिवेशन करो। RMS वैल्यू में प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखो इसका नाम ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पर करते हैं, 1 सेकेंड। ये कह रहा है RMS, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन करो, फिर रूट करो, है ना। तो मीन का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या था मीन का फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन का अगर आपको मीन या एवरेज निकालना हो तो कैसे करोगे, 1 अपॉन T2 माइनस T1, 0 से, सॉरी यहाँ पे तो फॉर्मूला लिखोगे ना, T1 से T2 f ऑफ x dt। क्लियर है, तो अब रूट कर देना उसका, ठीक है, स्क्वायर तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो यहां भी सेम है, अल्टरनेटिंग करंट की लेट द इंस्टेंटेनियस, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t, ठीक है। तो ये करंट की क्या लिख दी मैंने, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। 1 सेकेंड, थोड़ा पैरों में पेन हो गया है, 1 सेकेंड, लेट मी सिट प्रॉपरली। तो देखो आप तो ये पूरी वीडियो एक साथ देखोगे ना, एक्चुअली मैं पूरा एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, कहीं गलती ना हो, फिर वो एडिट करने में टाइम लगता है, तो बेटर है कि मैं एक ही साथ सब रिकॉर्ड कर दूं। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि सारी वीडियो पूरा ही लगातार पढ़ाते रहूँ कंटिन्यूअसली, तो रुकू ना। तो देखो
तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर दूंगा, पहले इसका स्क्वायर करूंगा, फिर मीन करूंगा, फिर रूट करूंगा एज आई साइड। तो इसका आई एस कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जो आई होगा ये बनेगा आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ सीन क्या हो रहा है ना, ये चीज नोटिस करना आप, ये आई स्क्वायर को क्या मैं आई एस लिख सकता हूँ, ये मैं सोचना कि वो आई ये नहीं लिखा मैंने, बात इसका मतलब वही होता है, आई एस मतलब आई स्क्वायर कर दिया है मैंने उसका, ठीक है। इसकी वैल्यू है मेरे पास आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मीन निकालूंगा, मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अगर मैं इसका लेट फाइंड द एवरेज ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट विच इज इन स्क्वायर फॉर्म, सो आई एम एस मीन स्क्वायर, स्क्वायर कर चुका हूँ, मीन कर रहा हूँ उसका। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर कंप्लीट साइकिल करेंगे यहाँ पर टी से जीरो, ठीक है। टी टू जीरो से मीन्स ये ना, समझ पा रहे हो गया आप आई एफ सो, ये पूरा इसका, तो ये होता है जीरो, ये होता है टी बाई टू, ये होता है टी, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका कितना, जीरो से टी। अब यहाँ खेल है, यही समझना है सारे फॉर्मूले, अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस इतना सा दिमाग लगाना है कि कैसे वैल्यू पुट करनी है, एग्जाम में सब कुछ सही होगा, बस ये चलना चाहिए सही से, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सो यहाँ पर आई नॉट सॉरी आई एम एस इक्वल्स टू वन अपॉन सॉरी ये काम करते हैं, आई नॉट बाहर लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं, क्या जा रहा, ठीक है। सो अपॉन टी। अब यहां सोचना है, देखो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्या करोगे आप, चेंज करोगे, ठीक है, दूसरी वैल्यू में। तो किस में चेंज कर देते हैं, कॉस के रिस्पेक्ट में इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइन साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ये उस साइड, ओके, वो होगा आपका वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, क्लियर है। तो इसकी जगह मैं ये रख दूंगा। सो यहाँ कहाँ तक दिख रहा है, मुझे चेक पे करना पड़ेगा, मेरी इमेज यहाँ पे, ओके ठीक है ठीक है। तो देखो अब सीन क्या होगा, मैं ये फॉर्मूला रख दिया मैंने, तो ये बनेगा आई एम एस इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर बाई टू। देखो इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, सॉरी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वन माइनस इंटीग्रेशन नहीं किया, फॉर्मूला कर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है। ध्यान रखना टू थीटा है, थीटा की जगह ओमेगा टी है, ये वैल्यू ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, ये टू मैंने बाहर ले लिया, ये वाला टू मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया, टी लिखना मैं भले ही भूल गया हूँ, बट मैं इसको लिख लेता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन लगा दूंगा दोनों में, और कहां से कहां तक, जीरो से टी, और पीछे क्या आ गया, डी टी आ गया। देखो मैं यहीं से नए पेज में लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार फिर मेन टॉपिक में पेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जगह भी नहीं है ना, क्योंकि अभी बढ़ जाएगा थोड़ा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका कितना, आई एम एस इक्वल्स टू ये बनेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू टी, है ना। मैं यहाँ स्क्वायर लिखा है, ठीक है। नो नो नो, यस। सो ये बनेगा तुम्हारा इंटीग्रेशन जीरो से टी वन माइनस कॉस टू ओमेगा डी टी, क्लियर है। अब देखना यहां पर क्या सीन होगा, मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दूंगा ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये तो बाहर ही रखता हूं इसमें, क्योंकि इसको नहीं छेड़ना, अंदर गेम चैलेंजिंग नहीं बनाना खुद के लिए, ठीक है। जीरो से टी इसको बाहर ही रहने देना, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई मत करना। देखो वन और पीछे से ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये होगा डी टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी, क्लियर है। अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, मैं बता देता हूँ फॉर्मूला, डोंट वरी। देखो इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस ए एक्स डी एक्स वो होता है आपका 1/a साइन एक्स। क्लियर है? ठीक है। सो ये बन जाएगा कितना? देखो अभी मैं आपको करवाना कैसे करेंगे ये बता रहा हूँ, तो उसी से मैं आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब आपको दिक्कत होगी कुछ देर बाद उसमें, ठीक है? तो बेटर है कि उसकी प्रैक्टिस करते रहो बार बार। तो देखो जैसे मैंने भी करा दिया आपको, इसके बाद आप खुद रफ कॉपी पकड़ो फिर बनाओ उसको, ठीक है? थोड़ा टाइम दो, वीडियो पॉज कर लो, फिर बनाओ। कैसे बनाया सोचो, फिर नहीं तो दोबारा देखो उसको, लेकिन जल्दी करो फटाफट जी, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस करना है, इतना टाइम नहीं है। तभी मैं फटाफट सिलेबस वाला, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाओ फटाफट। इसके बाद जैसे कि आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, न्यूमेरिकल लगाओ फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि बहुत सारी वीडियो है। जरूरी नहीं कि मेरी वीडियो देखो यूट्यूब से, सबकी वीडियो देखो, जिसकी वीडियो जिसने जो पढ़ा है वहां से सीखो। ज्ञान हर जगह बटा हुआ है, जहां से लेना है सब लो, सब सीखना है। लेकिन वो अभी सब सीखने का मतलब है वो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं वही कह रहा हूँ, एक जरूरी नहीं कि एक ही की वीडियो देखते रहो, बस ये है कि मैं सिलेबस करा रहा हूँ फटाफट, उसको फटाफट देख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फटाफट काम करो। आप देखो सीन क्या है, इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin एक्स। तो देखो किसी कांस्टेंट का जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वही उतरता है, तो ये हो जाएगा टी, और यहाँ लगा देंगे लिमिट 0 से टी माइनस, देखो ये हो जाएगा आपका 1 देखो यहाँ पर ए की जगह कितना है, ये पूरा है ए की जगह, ठीक है? ये पूरा ए की जगह है, तो ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा, ठीक है? ये बनेगा आपका साइन ए एक्स, ए की जगह कितना होगा 2 ओमेगा टी 0 से टी। क्लियर है? आप देखो सीन क्या है, आई एम एस इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर 2t। देखो अब क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 तो t बचा है ना, माइनस 1/2 ओमेगा। अब यहां दिमाग लगाना, देखो यहां पर होगा साइन अपर लिमिट 2 × ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई टी होती है। अपर लिमिट भी आप कितनी रखोगे, टी रखोगे, कैपिटल टी, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे टी की जगह, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब साइन 0 हो जाएगा ओवरऑल, ये है ना? आप देखो सीन क्या है, टी से टी खलास, 2 × 2 पाई कितना होता है 4 पाई, और साइन 4 पाई भी कितना होता है 0, है ना? मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अगर छोड़ो इतना, मैं बता दूं, लेकिन अगर बायो वाले होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या बता रहे हैं करके, तो बस इतना देख लो, एक एक साइकिल, दो साइकिल, तो टू यहाँ से 2 पाई, फिर 2 पाई, 4 पाई आप कवर कर चुके हैं, मतलब आप ओवरऑल कहाँ आए हो, 0 पे आए हो, ठीक है? तो मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहता हूँ और बच्चों के लिए, तो बस इतना ध्यान रखना। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये मैथमेटिकल टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, सॉरी यहाँ आपको दिखा नहीं होगा पढ़ाते समय, मैथमेटिकल टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है? तो मैं इसलिए उतना ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, वही जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आई एवरेज निकालना आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आरएमएस का मतलब पता होना चाहिए, आरएमएस मतलब 220 वोल्ट, एग्जाम में 220 वोल्ट दिया होगा, सीधे पुट कर देना आरएमएस की वैल्यू है, तो आईआरएमएस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अभी मार्क्स लाना है, पहले मेन मोटो मार्क्स में होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में 20 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है, तो याद होना चाहिए कि हाँ ये वैल्यू है, ये पुट करो, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं देखना इधर उधर, बस एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, एग्जाम में फोकस करना है कि हाँ ये आ रहा है तो मुझे बस इतना पढ़ना है, यहाँ भी नहीं देखना, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है? मैंने ही पढ़ा दिया, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाओ फटाफट, ये काम करो फटाफट फटाफट, ये होना चाहिए बस फोकस, समझ में बात आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सीधे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो देखो ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया, तो पूरा टर्म, ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, ये वाला, तो बचा कितना टी। तो ये मेरे पास ओवरऑल अब बचा है, मैं इसकी पेन का कलर चेंज कर दूं तो ये बचेगा मेरे पास मिस आई एम एस की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, टी से टी अगेन कैंसिल। देखो ये टी बचा ना, ये पोर्शन पूरा 0 हो चुका है, मैंने अभी लगाया ब्रैकेट, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये 0 टू साइन 4 पाई 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0, तो 0 से इंटू होगा, तो ये वाला पोर्शन जो है रेड के इधर साइड वाला है पूरा 0 हो चुका है। सो अब क्या बचा मेरे पास, ओवरऑल वैल्यू क्या बची, आई एम एस इक्वल्स टू, एक सेकेंड गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके, तो ये बची आई एम एस इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। आप क्या करेंगे, रूट कर देंगे दोनों तरफ, अगर रूट करेंगे तो आई रूट को तो आर एम एस लिख देंगे, इस साइड के रूट को आर लिख दिया, और यहाँ रूट करेंगे तो इसका अगर रूट होगा तो आई नॉट स्क्वायर का रूट तो आई नॉट बचेगा, है ना?
और अपॉन क्या बचा, √2 बचा। तो ये वैल्यू आ गई RMS की। यही वैल्यू आएगी VRMS की भी। VRMS की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी V0 अपॉन √2। इससे मेरे पीछे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो, बट मैं हट जाता हूँ, देखो ये दिख रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो इसी को 1 अपॉन √2 की जो वैल्यू होती है उसी को कैलकुलेट करके कितना आता है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी मैंने। ठीक है, यहाँ पे तो ये लिख लेना। इसके बाद I0 अपॉन √2 कितना आएगा, 0.707 इंटू I0, 0.707 इंटू V0 VRMS के लिए, क्लियर है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू समझ में आई, कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, कैसे इसकी वैल्यू निकालनी है। आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखो, तुरंत मेरे से पूछो, क्लियर कर लो इसको, ठीक है। तो भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल टाइम। अब आता है फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम एग्जाम के लिए स्पेशली बायो वालों को दिक्कत होती है, ठीक है। देखो जो नीट और जेई की तैयारी कर ले, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोचिंग से या किसी के थ्रू पढ़ चुके होंगे इस चीज को। जो नहीं पढ़े हैं, जो बेचारे घर के हैं, मतलब जो घर से हैं या मतलब जो दूर इलाकों में रहते हैं, वो बेचारे नहीं पढ़ पाते ना कोचिंग ले पाते हैं। तो मैं ये बता दूं, डोंट वरी, मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ। देखो फेजर डायग्राम क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट के वेरी होने को दिखाएगा, ठीक है। उसके फेज को दिखाएगा, किस किस फेज पर अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है कितनी हो रही है, किस एंगल पर अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम जा रहा है, किस एंगल पर मिनिमम जा रहा है, फिर किस में अलग अलग एंगल पर उसकी क्या क्या वैल्यू है, वही फेजर डायग्राम है। अब देखो स्क्रीन पर इस साइड, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, मेरा हाथ नहीं पहुंच पाएगा वहां तक, ठीक है। तो आप वहां पर देख पा रहे होगे, देखो 30 डिग्री पर अल्टरनेटिंग करंट वहां पर पहुंचा है ना। फिर 90 डिग्री पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखा रखी है ना। फिर उसके बाद 120 पे गए, फिर डाउन होने लगा, फिर 150 पर फिर डाउन होने लगा, फिर ये। तो एंगल के बेसिस पर, एंगल मतलब यहाँ फेज है, बस इतना सही मान रखो, ये फेज समझ लो आप बस, ठीक है। एंगल मतलब है फेज। हर हर एंगल पर जो ओमेगा टी है, देखो मैंने बताया था ना, आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी बताया था, है ना, याद होगा इतना, ठीक है। आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी जो था वो फेज था, वो एंगल था, किस किस एंगल पर, किस किस एंगल पर अल्टरनेटिव करंट कितना वेरी, कितना ऊपर कितना नीचे जा रहा है, यही फेजर डायग्राम है, बस इतना आप याद रख लो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हर एंगल पर अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू अलग अलग हो रही है, तो वो कितनी हो रही है वही हम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सर्किट के लिए। जैसे क्या अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिव करंट से अगर हम रजिस्टर को जोड़ें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्टरनेटिव करंट से हम कैपेसिटर को जोड़ें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्टरनेटिव करंट से हम इंडक्टर को जोड़ें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यही हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर। तो अलग अलग सर्किट है, तो अगर वो एक दूसरे कनेक्टेड है तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो वही हम एक्चुअली कैलकुलेट करने वाले हैं। क्लियर है। तो बस इतना याद रखो कि हर हर एंगल पर अल्टरनेटिव करंट कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे। देखो 30 डिग्री पर वहां तक पहुंचा, जीरो पर जीरो है, देखो फिर 30 पर वहां पहुंचा, फिगर पे देखना, फिगर वहां भी ध्यान देना, ठीक है। 30 के बाद 60 पर ऊपर पहुंचा, देखो मैंने ऐसे मैच करवा रखा है, ठीक है। मैंने क्या करा, मतलब AI के थ्रू फिगर मैच्ड है, ठीक है। उसके बाद 90 पर ऊपर पहुंचा, फिर 120 पर फिर नीचे डाउनफॉल हो गया, देखो 120 से 150 पर फिर डाउनफॉल हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया मैं बता भी देता हूँ। देखो 0 पर यहाँ था, 30 पर यहाँ आ गया, ठीक है, फिर 60 पर यहाँ आ गया। देखो ये जो फेजर, ये है फेजर डायग्राम है, जितना ये एंगल जितना ओमेगा टी है, फेज जितना ज्यादा ऊपर बढ़ता जाएगा, देखो बढ़ता जा रहा है ना एंगल, ये अभी 90 हो गया, फिर 120 हो गया। इधर को ये पॉजिटिव होता है, इधर को ये नेगेटिव, इधर को जाएंगे तो क्लॉक वाइज जाएंगे तो लैग करेगा, एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो अहेड होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। एंटी क्लॉक वाइज में ये बढ़ता है, क्लॉक वाइज में ये घटता है, इतना याद रख लो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म दिमाग में रख लो, ठीक है। क्लॉक वाइज जाएंगे तो यहाँ पर घटेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बढ़ेगा। मैं अभी उन्हीं को भी टारगेट कर रहा हूं जो जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। तो आप बेसिक चीजें ध्यान में रखो कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। यही बहुत है, ये बहुत है, बस इतना, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही इसका मतलब है। मतलब मान लो कि यही है इसका मतलब, बस कुछ नहीं है और, ठीक है। दिमाग में इतना रख लो एग्जाम के लिए, क्योंकि हम 12th की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कोई जेई वगैरह उसके बाद एग्जाम नहीं देने वाले, तो इतना टफ का क्राइटेरियन नहीं बनाना हमें, वही बनाना जो स्पेसिफिक है, ठीक है। तो 90 पर इसकी पीक वैल्यू जाएगी, वही जैसे 270 पर ये यहाँ पीक गया डाउन में, समझ में आ जाएगी ना। जैसे मैंने बताया था आई इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो ये जो मैंने वैल्यू बताई थी, ये तरीका बताया था, वही आपने यहाँ पर अप्लाई करना है,
क्लियर है? तो यही है हमारा फेजर डायग्राम, हर एंगल पर वो चेंज हो रहा है तो हम एक फेज भी निकालेंगे। अल्टरनेटिंग करंट उस फेज एंगल पर कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी कितनी वैल्यू है, यही हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक ले लेते हैं, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। कहने का मतलब हो गया एसी सर्किट लिया जिसमें केवल क्या लगा है, एक रजिस्टर लिया है, तो एसी सर्किट के वेरी होने से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस पर करंट की कितनी वैल्यू जाएगी। हम वी नॉट तो देखो बाहर से फिक्स्ड है ना, मैंने क्या बताया आपको, वी सॉरी हम क्या, हाँ 1 सेकेंड मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, गलत नहीं लिखा मतलब सही से नहीं लिखा है ओवरऑल। हम मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि इसमें करंट आई की, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा हुआ है आई की वैल्यू कितनी जाएगी। ठीक है, अगर मैं वी वोल्टेज दे रहा हूँ, मतलब वी नॉट क्या है, आरएमएस वैल्यू आपको पता है, तो बाहर से जो 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, अंदर आके वो जो पीक वैल्यू के साथ जो मैंने आपको जो भी बताया 311 वोल्ट, वो सब जो वैल्यू जा रही है पीक वैल्यू, जो भी वोल्टेज बाहर से आ रही है वो तो फिक्स है ना, बाहर से आने वाला करंट तो फिक्स है। तो जो घर के अंदर हम अप्लायंस लगा रहे हैं उसमें करंट की कितनी वैल्यू जा रही है, अगर खाली एक रेजिस्टेंस लगा दूं बाहर से आने वाले अल्टरनेटिंग करंट पर, तो कितना करंट जा रहा है वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उस केस में करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज का डिफरेंस आएगा वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, आप देखो जो भी आप फॉर्मूला प्रूफ करते हो, मैंने शुरुआत से जो भी चैप्टर पढ़ा है मैंने आपको एक तरीका बताया, वो तरीका क्या है, कोई भी चैप्टर पढ़ने में जो भी डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन कैसे करते हैं, उस डेरिवेशन में वो जो बेसिक फॉर्मूला है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। अब मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, रजिस्टर निकाल रहा हूँ, रजिस्टर पोटेंशियल और करंट इन दोनों में, इन तीनों में रिलेशन का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओम्स लॉ से हुआ। तो शुरुआत भी करंट निकालनी कहाँ से होगी, ओम्स लॉ से होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं बाई ओम्स लॉ जो V इज इक्वल्स टू होता है वो कितना होता है आई आर। ठीक है, सो आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। बाकी टॉपिक हट चुके हैं, ठीक है, सिलेबस से जो टॉपिक हट चुके हैं मैं कराया नहीं है, वही कराया जो इस बार के सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने जो रिकमेंड किए हैं वही। सो यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी है, यह है V की वैल्यू। ठीक है, जिसे आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी कहते हो। सो वो हो जाएगी V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, अपॉन आर। तो देखो करंट की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू कितनी आई, V नॉट अपॉन, अगर मैं इसका कंपेरिजन ना, कंपेयरिंग विद I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो आई की जगह आई है, साइन ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी है, बस यहाँ पर डिफरेंस आया है जो कि पीक वैल्यू है। तो इसमें पीक वैल्यू जब सर्किट में केवल रजिस्टर होगा तो पीक वैल्यू का फॉर्मूला कितना होगा, वी नॉट अपॉन आर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये ध्यान रखना। वैसे तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस ही होता है फॉर्मूला पीक वैल्यू के लिए, उसकी पीक वैल्यू से उसको डिवाइड करना वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर डेरिवेशन के थ्रू आपको याद रखना है, मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप पीक वैल्यू निकालोगे तो आपको पीक पोटेंशियली रखनी पड़ेगी अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कर दोगे तो आपको पीक वैल्यू की, पीक वैल्यू में जो करंट है उसकी वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब इसका फेजर डायग्राम, अब एक चीज नोटिस करो, जो करंट आ रहा है ना लास्ट में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, तो उसमें ओमेगा टी, जो यहाँ पर ओमेगा टी है, ये देखो, हम्म, हाँ ये जो ओमेगा टी है और जो ये जो ओमेगा टी है, ये दोनों को आप नोटिस कर पा रहे हो है ना, तो दोनों में फेज क्या है, सेम है। देखो दोनों में फेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम है, बेसिकली जो मैंने आपको बताया ये है ना, ये दोनों के बीच में ओमेगा टी आ रहा है। तो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, यहीं पर बना रहा हूं मैं इसका फेजर डायग्राम, नोटिस करना, ये जगह होगी यहाँ पे, एक सेकंड मैं एक पेज कॉपी कर लेता हूँ ताकि बेटर रहेगा, 1 सेकंड। मैं फेजर डायग्राम भी यहीं पर हाथों हाथ बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ अरे हम भी कर सकते हैं भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, छोटी सी बात है, तो कर सकते हो, सभी कर सकते हो। ठीक है, मैं हर चीज के लिए बना दूं ताकि मैंने औरों के लिए भी नहीं छोड़ी है जगह। 1 सेकंड, हाँ, हम्म, ठीक हो गया। अब देखो, अब मेरे को इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो मेरे पास दो वैल्यू है, मेरे पास पोटेंशियल है V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, और जो करंट की वैल्यू आई है इसमें I इज इक्वल्स टू वही वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ दोनों में ओमेगा टी ही है, मतलब फेज दोनों के क्या है, सेम है।
तो अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना होगा तो इसमें मैं करंट और वोल्टेज दोनों को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि जो वोल्टेज है इतना एंगल ऊपर उठी है, विच इज ओमेगा टी। हमने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है, ये वोल्टेज है वी नॉट, ठीक है, इतना पीक गया है। और जो करंट है, मैं कलर चेंज कर दूं, और जो करंट है वो भी उसका भी फेज कितना है, देखो ये जीरो से कितना एंगल ऊपर उठा है, वो वी नॉट एंगल ऊपर उठा है, ठीक है। लेकिन करंट थोड़ा कम होता है, ठीक है, विच इज आई नॉट। उसका जो वेक्टर वैल्यू होगी वो थोड़ी कम होगी विच फ्रॉम वोल्टेज, ठीक है। सो अब क्या होगा, देखो इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो उसका ब्लैक से दिखाया है, तो हो तो दोनों जीरो से स्टार्ट रहे ना, सेम फेज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब जीरो से स्टार्ट होंगे दोनों। और साइनोसॉइडल कर्व है ना, तो साइन के रिस्पेक्ट में कर्व जाएगा, तो साइन जीरो जीरो होता है, और अपने पीक पर जाएगा, ये पीक पर यहाँ पर जाएगा वी नॉट जो दिखाया हुआ है, फिर यहाँ भी उतना ही पीक जाएगा, फिर ये दोबारा ऐसे, ये एग्जाम में ऐसे करके दिखा के आओगे, ठीक है। और जो करंट है आपका, वो करंट पीक पर कहां पर जा रहा है, एक सेकंड में आपको दिखाऊं, हो तो दोनों यहीं से स्टार्ट रहे, ये, लेकिन वो करंट यहां पर तक जा रहा है बस, ये है ना। थोड़ा ये इससे मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है, बट फिर भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ये कुछ ऐसे। कहने का मतलब हो गया कि जो करंट है, जो पोटेंशियल है, देखो ये यहाँ पर पीक जा रही है, अगर आप ऐसे करके दिखाओगे, और इसको मैं इसको इरेज करके दिखाता हूँ आपको डॉटेड से, ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये कुछ ऐसे। तो ये पीक वैल्यू है वी आई नॉट की, ये पीक वैल्यू है वी नॉट की। इससे आपको क्या मिल गया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिल गई, ठीक है, और इससे अल्टरनेटिंग करंट आपको मिल गया, ठीक है। तो वोल्टेज थोड़ा ऊपर होगा, करंट नीचे होगा, ये इससे क्या बन गया, इसका फेजर डायग्राम बन गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये थोड़ा कर्व सीधा होगा ऐसे, ये प्रॉपर ऐसे होगा, ये समझ रहे हो ना, ठीक है। वो मेरा बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से बेसिक, ठीक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ समझ में आया ना। अगर रजिस्टर होगा तो कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है, बेसिक वी इज इक्वल टू आई आर लगाओगे, आई की वैल्यू निकाल दोगे तो आ गया। अब बात आती है इंडक्टर, सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। अब उसमें जाओगे, इंडक्टर सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है, वहां से इसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, पहले तो आपको वो ध्यान में होना चाहिए, अगर वो ध्यान में है तो इजीली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है जनरली, v इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मुझे पता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू हमेशा ही रहेगी, क्योंकि अब मैंने क्या करा है, मैंने वही जो आपको बताया, पहले मैंने क्या करा, एसी सोर्स से इंडक्टर रजिस्टर को जोड़ दिया, एसी सोर्स से इंडक्टर को जोड़ूंगा, एसी सोर्स से कैपेसिटर को जोड़ूंगा, बस यही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना है, और यही मुझे आपको शो करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लूं तो यहाँ माइनस को हटा दूंगा, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल्स टू, वो आएगी आपकी, हाँ मैं क्या करता हूँ, इसको इधर फेंक देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा v, क्योंकि मुझे करंट निकालना है ना, v dt इज इक्वल्स टू l डी आई। अब देखो, मुझे टोटल अगर करंट निकालना होगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर सो v बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा आपका, ओ वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, वैल्यू पुट करना भूल गया, क्षमा करेगा इस। तो ये हो जाएगी, v की वैल्यू है v नॉट साइन ओमेगा टी, बिना वैल्यू पुट करे सीधे आंसर निकालने लग गए थे सर हम। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और ये हो जाएगा एल डी आई। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। वी की वैल्यू रखेंगे ना पोटेंशियल की, तभी तो वेरिंग करंट आएगा, कितना करंट वेरी कर रहा करके, ठीक है। तो दोनों साइड आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेट करूंगा तो पहले लिख लेते हैं इसको तरीके से, थोड़ा एग्जाम में मेंशन भी करना, क्योंकि मेरे को तो फटाफट कराना है चैप्टर, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी चल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एल डी आई, ठीक है। वी नॉट कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी आई बचा, है ना। तो अब क्या सीन होगा देखो,
इंटीग्रेशन साइन ए एक्स का मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं 3 बार लिख रहा हूँ ताकि बायो वालों को हेल्प हो जाए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, वो प्रैक्टिस में नहीं है ना, इसलिए अगर वो बायो की प्रैक्टिस में तो ना बायो अच्छी आएगी ऑब्वियसली। अभी जो बच्चे ऑब्वियस होंगे हमारी तो बायो भी अच्छी नहीं है सर, तो माइनस कॉस ओमेगा टी ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो, मेरा मानना है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना उसमें एक्सपर्टीज कर लो। जैसे कि मैं अगर फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बट मेरा समथिंग और सब्जेक्ट भी है, ठीक है। सो मैं पब्लिकली उसे बोलता नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उसे प्रॉपरली उसमें कमांड करने की कोशिश करो कि हाँ तुम जानते हो उसके बारे में। कोई तुमसे पूछे कि हाँ ये चलो पता तो है उसको, एटलीस्ट ये होता है करके, इतना नहीं कि तुम्हें कुछ कर देना है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बात की रुचि है तुम्हारी भी, तो तुम बस 12th में हो, इतना कुछ करा नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करा है, ठीक है। तो बस स्लोली स्लोली चलो, कछुए की तरह है लाइफ। मतलब ये नहीं कि तुम्हें अचानक से सब कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लक फैक्टर भी होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस स्लोली स्लोली चलो। अब देखो आगे, तो साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन हो गया ये, तो ये आएगा आपका माइनस वी नॉट अपॉन, देखो वन ए की जगह कितना है आपका ओमेगा, तो 1/a विच इज ओमेगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका कितना, कॉस ओमेगा टी, ओके, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा ना, ओके, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ कांस्टेंट 1 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में होगा तो आई ही बचेगा, तो करंट की वैल्यू यहाँ से आने स्टार्ट हो गई है आई। तो यहाँ से मैं इसको आई को इस साइड लिख लेता हूँ, और एल को, क्योंकि मैं दिख पा रहा हूँ नहीं दिख पा रहा हूँ, यहाँ से आई है ना दोस्तों, ये दिख रहा होगा ना, ठीक है। सो ये बनेगा जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, माइनस वी नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि आई नॉट सॉरी आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। यहाँ पर जो एल ओमेगा है, शायद अब यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ना, साइड में एक बार साइड हट के देख लूँ, खुद को भी चेक कर लूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तक दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी तक आपको क्लियर दिख रहा है। अब देखो सीन क्या है यहाँ पे, एल ओमेगा जो है आपका, वो होता है आपका एक्सएल, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मान लो आप इसे, ठीक है, इसको एक्सएल से डिनोट करते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आई इज इक्वल्स टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्सएल। जैसे रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं, इसके केस में इसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एक्सएल बोलेंगे, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। सो ओमेगा टी, बेसिक मतलब बेसिक डेफिनेशन, ठीक है, ये समझ लो कि ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो कॉस ओमेगा टी, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब एक चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना कि वी नॉट अपॉन एक्सएल कॉस ओमेगा टी, जो भी मेरे पास ये वैल्यू आई, ठीक है। ये जो मुझे दिख रहा है कुछ अलग सा दिख रहा है, मतलब मेरे पास जो करंट की जो वैल्यू थी वो साइनोसॉइडल थी, मतलब आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तो कॉस दिख रहा है, तो पहले मुझे कॉस को हटाना पड़ेगा, मेन क्वेश्चन तो ये है। तो देखो हटाते हैं, ठीक है। सो मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो बना आई इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन, वो बनेगा आपका वी नॉट अपॉन एक्सएल कॉस ओमेगा टी। देखो कॉस थीटा इज इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। सो आई इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन एक्सएल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना यहाँ पर ओमेगा टी है, वो मैंने फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। आई होप इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। सो अगर मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं, सो आई इक्वल्स टू, ये कितना बनेगा आपका, माइनस अंदर गुणा हो चुका होगा तो ये बनेगा वी नॉट अपॉन एक्सएल साइन, ये बनेगा आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये यहाँ क्या है कि ये आई मेरी करंट की वैल्यू है ना, इसका मतलब मैंने बताया ना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अब मेरे पास जो आपका वो है क्या कहते हैं वोल्टेज है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से अगर मैं कंपेरिजन करूं तो इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, मतलब यहाँ पर ओमेगा टी से पाई बाई 2 करंट क्या चले गया, पीछे चले गया। समझ पा रहे हो ना, यहाँ करंट क्या चले गया, पाई बाई 2 पीछे चले गया, तो लैग कर रहा है करंट,
क्लियर है। यहाँ वोल्टेज से करंट कितना लैग कर रहा है, पाई बाय 2, किसके केस में, ओनली इंडक्टर के केस में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं, मेरे हिसाब से कैसे करा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको अगर आपको मतलब आप तो ऑब्वियसली देख रहे होगे, तो आप वीडियो पीछे करके कैसे इसका डेरिवेशन किया वो चेक कर लेना, क्योंकि अगर मैं पेज पीछे जाके फिर बोलूँ कि ये ऐसे हुआ करके तो ज्यादा टाइम जाएगा, तो मैं उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, तो मैंने सीधा आपको करा दिया है। क्लियर है। अब सीधे पढ़ते हैं इसमें फेजर डायग्राम में, ठीक है। नॉन स्टॉप में पढ़ा चुका हूँ, अभी 1 घंटा हो गया है, ऑलमोस्ट होने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। मतलब मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूँ ओवरऑल, ठीक है। तो पहले फेज दिखाते हैं। पोटेंशियल तो ओमेगा टी पर ही है ना अभी भी, देखो, ठीक है। ये सीधा नहीं हो पाया, इसको सीधा करना पड़ेगा। ये रही पोटेंशियल विच इज वी नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू वी नॉट है। ये मैं आपको फिर दिखा दूंगा, ठीक है। अब मुझे करंट दिखाना है। अब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ना, पीछे जा रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्लॉक वाइज में घटता है, एंटी क्लॉक में बढ़ता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज में घटेगा, ठीक है। तो करंट जो होगा पाई बाय 2 पीछे जाएगा, कहने का मतलब हो गया इससे यहाँ से यहाँ तक। अच्छा मैंने बताया नहीं ये चीज, रुको एक सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी है, और उससे कितना एंगल पीछे चले गया है, 90 डिग्री, है ना। ठीक है, 1 सेकेंड। मुझे लगा स्ट्रेट हो जाएगा, बट ये नहीं हुआ, 3 बार करने के बाद भी। तो होप सो अब हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना एंगल पीछे चले गया, 90 डिग्री, और करंट थोड़ा स्लो, ये आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, आई होप सो आपको, ठीक है। ये आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से कितना एंगल पीछे चले गया ओमेगा टी से, पाई बाई 2। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करोगे। तो ये मैं रेड से पोटेंशियल को दिखाता हूँ। तो ये गए, इसकी पीक वैल्यू पकड़ी, फिर नीचे आए, फिर नीचे गए, फिर पीक वैल्यू पकड़ी, फिर नीचे गए, ठीक है। तो और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो पाई बाय 2 पीछे से, तो कहने का मतलब पाई बाय 2 यहाँ पर था, मतलब 0 पे ओमेगा टी की वैल्यू, ठीक है। तो उससे पीछे पाई बाय 2 पीछे जाओगे, तो कहने का मतलब हो गया ये, और ये यहाँ ये पीछे चले गए पाई बाय 2, समझ पा रहे हो ना इसको, ठीक है। तो मैंने कलर चेंज करना चाहिए था, वेट मैं ब्लैक कलर से कर दूं इसे शो, तो बेटर रहेगा। तो ये आपका कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ, और पाई बाय 2 देखो, ओमेगा टी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पीक कर रहा था ना। अब पाई बाय 2 पीछे लोगे तो ग्राफ पीछे चले जाएगा, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे, ये पीक पकड़ रहा है, फिर यहाँ पर पीक पकड़ रहा है, फिर ये, कहने का मतलब जो ये इसका है ये यहाँ पर पीक करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आई नॉट का हो गया, ये वी नॉट का हो गया, और ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। तो याद रखना इसमें जो आपकी करंट होता है वो लैग करता है पाई बाय 2, ठीक है। अभी पावर फैक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी काम आएगा ये, क्लियर है। क्योंकि पावर फैक्टर में जो 5 होता है, वो जो फेज डिफरेंस आता है वो पाई बाय 2 होता है, या पाई बाय 2 अहेड होगा, पाई बाय 2 लैग करेगा। तो वो किस केस में करता है, ओनली कैपेसिटिव और रिएक्टिव इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। जहां इंडक्टर लगाओ कैपेसिटर लगाओ, तो इंडक्टर वाला हमने कर लिया, अब कैपेसिटर की बारी आएगी, ठीक है। तो देखो, सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, तो कैसे करेंगे, अब इसमें कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर की शुरुआत कहाँ से हुई, सिंपल से फॉर्मूले से हुई, जो कि मैंने आपको इसका चैप्टर भी करवा चुका हूं मैं, हाँ, Q इज इक्वल टू CV से हुई, है ना। ये हुई, जैसे जैसे पोटेंशियल, जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ती जाती है, मीन्स Q प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लग जाता है, और वही कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो देखो, मेरे पास Q है, मेरे पास है ना, तो मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। क्लियर है। सो मेरे पास करंट का ये फॉर्मूला है ना। अब मुझे यहां पर q की वैल्यू रखनी है। q कितना है मेरे पास, देखो, I इक्वल्स टू डी सी वी अपॉन डी टी, एंड I इक्वल्स टू, C कांस्टेंट है,
ठीक है, V की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी होगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, तो V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी। सो आई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी वी नॉट, है ना, तो ये बनेगा आपका कितना डी टी साइन ओमेगा टी। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, मैं हूं यहाँ पे करवाने के लिए रिजॉल्व, तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कितना आई नॉट, अच्छा मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट, मुझे पहले फॉर्मूला मेंशन करना चाहिए, तो मैं कर देता हूं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स होगा आपका, डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा ए कॉस ए एक्स, बहुत ही गंदे तरीके से लिखा गया है तो उसको थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, वो होगा आपका कॉस ए एक्स। क्लियर है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा ए कॉस ए एक्स। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी आई नॉट इक्वल्स टू सी वी नॉट। अब देखो साइन ए की जगह ओमेगा है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ए कॉस ए एक्स है, एक्स की जगह यहाँ पर कितना है टी है। क्लियर है, समझ में बताई ना। ठीक है, अभी तो गैप है, मैं दिख रहा हूँ अगर साइड में मेरे कान के इस साइड या उस साइड दिख रहा होगा तो क्लियर है, अब छुपना नहीं चाहिए बस। देखो कहीं के पे छुपेगा तो आप ये मत सोचना कि वो नहीं है, मैंने थोड़ा आगे ये बोला है कि मैं साइड हट के मैंने दिखा दी वो चीज। तो अब देखो सी ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, वी नॉट तो एज इट इज रहेगा, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन ओमेगा सी, है ना, और ऊपर कॉस ओमेगा टी, ये पलटी खा के दोबारा ऊपर ही जा सकता है ना। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसको मैं बोलता हूँ एक्स सी, इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा आपका आई नॉट, सॉरी आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी कॉस ओमेगा टी। अब आपको जैसा पता है, अगर आप आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करोगे तो ये उस जैसा नहीं दिख रहा है, तो उसको उस जैसे में लाना पड़ेगा, है ना। तो उस जैसे में लाने के लिए हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा। अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पर साइन ओमेगा टी आता है, तो कॉस के फॉर्मूले में इसको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं। देखो कॉस 90 प्लस सॉरी साइन कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा भी होता है। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ पर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये लगेगा आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, ये बन जाएगा आपका साइन 90 प्लस थीटा आई इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कहने का मतलब ये हो गया कि जो करंट है ना, मैं हट जाता हूँ, करंट है यहाँ पर पोटेंशियल से कितना आगे चलेगी है, कितना आगे चलेगी है, पाई बाई 2 अहेड जा चुका है। अब हम क्लॉकवाइज इधर को बढ़ जाएंगे, समझ पा रहे होगे ना आप। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घटे थे ना इससे पहले, अब बढ़ेंगे आगे को, तो कैसे बढ़ेंगे देखो। नेक्स्ट पेज मैंने हमेशा खाली रखा है, ओ माय गॉड, अच्छा है खाली, नहीं तो टाइम लगता। तो देखो अभी तक मैंने करंट की वैल्यू जो आई मेरे पास अभी वो आई इक्वल्स टू सॉरी आई नॉट ना लिख के मैं मेन वैल्यू लिखूं तो ज्यादा बेटर है। वैसे आई नॉट लिख सकते हो, और आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, वी नॉट अपॉन एक्स सी होगी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, ऐसे पूछेगा वो, एक सर्किट है और उसमें आपको वी नॉट की वैल्यू दी है, पीक वैल्यू गिवन होगी और एक्स सी की वैल्यू भी गिवन होगी, बोलेगा कि या ऐसे हाँ बोलेगा कि इसमें पीक करंट निकालो, तो आप ध्यान रखना एक्स सी से डिवाइड दोगे। अगर अगर सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस है तो किससे डिवाइड दोगे, आर से। सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर है तो किससे डिवाइड दोगे, एक्स एल से दोगे। सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर है तो किससे दोगे, एक्स सी से दोगे। एक्स सी क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। आई बात समझ में, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, उसका रेजिस्टेंस वो है, उसका रेजिस्टेंस वो है, उसका रेजिस्टेंस वो है, मैंने बता दिया आपको। क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वी नॉट
ये बनेगा आपका कितना, एक सेकेंड, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मतलब ये ओमेगा टी जो फेज था उससे कितना आगे चले गया, पाई बाई टू, मतलब टोटल फेज कितना मिल गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू बन गया। ठीक, तो यहाँ वी की वैल्यू थी, वो थी वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ हम यही तो कंपेयर कर रहे हैं ना, जो बाहर से हमने पोटेंशियल भेजी, जो बाहर से हमने पोटेंशियल भेजी 220 वोल्ट जो भी थी, जो भी वैल्यू थी, जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी पोटेंशियल की, उसके बाद किसी इंडक्टर में, किसी कैपेसिटर में, किसी रेजिस्टेंस में करंट जाने पर कितना चेंज आया उसके करंट में। ठीक है, वही चेंज दिख रहे हैं हम। ठीक है, करंट अहेड जाएगा या पीछे जाएगा, तो उसका फेजर डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। तो देखो ये सीधा है शायद, ठीक है। तो पहले तो मुझे पोटेंशियल बनानी पड़ेगी, वो जो कि सेम ओमेगा टी पर है। देखो अब आपको याद होने लग गया होगा, ये जो पोटेंशियल है वो ओमेगा टी पर ही आ रही, तो सीधे बनाओ, टेंशन ही नहीं लेने का। दिक्कत क्या आ रही है, देखो ये, ठीक है, तो ये हमेशा ओमेगा टी पर ही है, तो इसको तो सोचना ही नहीं है कि ये तो यहीं पर रहेगा। अब दिमाग लगाओ, मैंने बोला कि जो करंट की वैल्यू ओमेगा टी से पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू प्लस में है, तो प्लस में कहाँ को होता है, इधर को होता है ना, क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज में ये इससे 90 डिग्री इधर चले जाओ, ये करेक्ट है 90 डिग्री का जो एंगल बीच में दिख रहा होगा, समझ पा रहे हैं, लेकिन करंट थोड़ा पीछे होगा, तो ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आई नॉड, ये हो जाएगा आपका वी नॉड। क्लियर है, और यहां से डॉटेड लाइन यहां डाल देना, ताकि आपको एग्जाम में आइडिया हो जाए कि वहीं से स्टार्ट करना, तो एक्यूरेट फिगर बने ना, तो अट्रैक्टिव भी लगता है। वही ना, फर्स्ट इंप्रेशन की बात है, तो यहाँ पर वही वाली बात है, तो ये अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये आप यहां से, ठीक है, तो करंट यहां से स्टार्ट करोगे, पहले मैं पोटेंशियल का ही बना लूँ, ठीक है, उसके बिहाफ पर ही सही बनता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीक, थोड़ा ये गड़बड़ा गया है, वैसे मुझे ब्लैक से स्टार्ट करना चाहिए, मैं इसे ब्लैक से ही कर देता हूँ स्टार्ट, ताकि अंडरस्टैंडिंग सही हो। ये जब ये पीक जाएगा ना, अब ये डाउन जाएगा, ठीक है, और जब ये डाउन जाएगा तो ये इसकी पीक वैल्यू होगी, और जब ये पीक जाएगा तो ये डाउन जाएगा, और जब समझ पा रहे हो ना आप इसे, ये पीक गया ना अभी वोल्टेज, तो ये डाउन गया, ठीक है, तो अब ये जब डाउन जाएगा तो इसकी क्या होगी, पीक वैल्यू आएगी वहां पे, समझ रहे हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे, तो ये है आपका फेजर डायग्राम सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। ठीक है, अब बात आती है एलसीआर सर्किट की। एलसीआर सर्किट के लिए आपको तीन कंडीशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, तीन कंडीशन के तीनों फॉर्मूले बता रहा हूँ, जनरली तीन कंडीशन के बेसिस पर आपको प्रूफ करोगे। ठीक है, तो मैं वो तीनों के तीनों बताऊंगा। इसमें आप पोटेंशियल वेक्टर और करंट वेक्टर, सॉरी पोटेंशियल वेक्टर लिख लोगे, एक्सएल का भी, वीएल का भी, वीसी का भी। वीएल मींस पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर, वीसी मींस पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर, वीआर मींस पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर। एक चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर एग्जाम में क्वालिफाई करना है, तो मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस में दिखाओगे, पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर मतलब उसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा इंडक्टर का, वो हमेशा वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हमेशा वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर हमेशा वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, सॉरी कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस वाई एक्सिस की, सॉरी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, फिर ध्यान देना। ठीक है, तो इसके लिए एलसीआर सर्किट के लिए अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालना हूं, उसे बोलते हैं इंपिडेंस, जिसे जेड दिखाते हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंपिडेंस बोलेंगे, इन सबका टोटल कॉम्बिनेशन ही है इंपिडेंस, जेड से डिनोट करते हैं। अगर मैं इनका टोटल रेजिस्टेंस दिखाऊं तो आप समझना जेड है। ठीक है, तो देखो जिसे इंपिडेंस बोलते हैं, तो मेरे पास पहला केस ले लेता हूं मैं, जो कि आपका वी एल बड़ा है वीसी से, इसकी जो पोटेंशियल है इससे बड़ी है। ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस हमेशा मैंने दिखाया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और वीसी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ
वाई एक्सिस, ठीक है। तो मेरे इस साइड यहाँ पर तक है, ठीक है, दिख रहा है, मतलब ठीक है। मुझे ही देखना पड़ता है ना बार बार, अगर पता चला मैंने सब पढ़ा दिया और पता चला मेरे पीछे चल रहा है सब, फिर मुझे दोबारा वीडियो सही करनी पड़ती है। तो बेटर है कि नो एडिट, सीधे अपलोड होगा इसके बाद, ठीक है। तो मैं सीधे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चाहे 2 घंटे हो चाहे कितने भी हो, ठीक है, ताकि चैप्टर ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो सीधे बढ़ रहा हूँ आगे। तो देखो, विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोमेंट, तो देखो 10 बजने वाला है। अब देखो सीन क्या होगा। अब मुझे पता है यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, पहले इसका देखते, देखो वीएल बड़ा है वीसी से, तो इसका जो वेक्टर होगा वो बड़ा होगा कुछ इतना, और जो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम्म एक लाइन सीधी करने के लिए ना, ये इसका लेकिन फायदा ये होता है कि इसमें पढ़ाने का कि आपको टूल्स मिल जाते हैं बहुत सारे पढ़ाने के लिए ना बच्चों को। तो वही है, ये छोटा और ये बड़ा होगा, है ना, ये सेंटर से, इस सेंटर से। तो जनरली वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, नेट डायरेक्शन वहीं को होती है जहां को बड़ा वेक्टर होता है। तो नेट डायरेक्शन कहां को होगी, इधर को। तो जो नेट आएगा इसका वो आएगा आपका कितना, बताओ। वो आएगा आपका वी एल माइनस वी सी। क्लियर है। और ये इसका रिजल्टेंट हो गया फिर, ठीक है, जो कि वी है। और यहां से कितने फेज एंगल में, कितना फेज है इसका, 5, जो फेज डिफरेंस बोलते हैं इसको हम, 5। समझ में आ गया ना, वी आर से 5 एंगल पर ऊपर उठाया जो रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये 90। तो ये वी एल माइनस वी सी है, ये वी आर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी आर है। इसका भी वेक्टर फॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, वी आर मान लिया हमने, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, तो मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो टोटल रिजल्टेंट है, जिसका जो टोटल वैल्यू है वो z है, ये आप टोटल पोटेंशियल बोल सकते हैं, v मान के चलते हैं, फिर z फिर लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल्स टू, सॉरी v स्क्वायर के रूट फिर लगा लेंगे, ठीक है। सो ये बनेगा आपका v r का स्क्वायर प्लस, ये होता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर कितना, वी एल माइनस वी सी है, बेस वी आर है, ठीक है। तो वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, ठीक है। सो मुझे एक चीज पता है जो कि खतरनाक है, वो है ये जो टोटल पोटेंशियल होगी, ये टोटल पोटेंशियल तीनों के बराबर है ना। जो तीनों की जो टोटल पोटेंशियल है, तो वो उनके टोटल रेजिस्टेंस जो कि Z है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो उसकी वैल्यू होगी आई स्क्वायर Z स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपको वी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वी एल है ये होगा आपका आई इंटू एक्सएल माइनस ये होगा आई इंटू एक्स सी, ठीक है, का स्क्वायर। अब सीन क्या बनेगा, ठीक है। देखो यहां से आई कॉमन आ गया, यहां से आई कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, मेरे सर से ये ढके ना, ठीक है, अभी तो बहुत ऊपर है फिर भी। तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से ये पूरे से आई कॉमन ले लेता हूँ, आई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, सॉरी। क्यों, देखो दिमाग की बात है। यहाँ पर ये पता है ना, पोटी वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इनके लिए रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, एक्स सी और एक्सएल। इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आई यहाँ से कॉमन आएगा, ये स्क्वायर के साथ आएगा, ठीक है। तो ये टोटल आई जो बाहर आई, आई स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा, ये बचा आपका आई स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ से जो आई कॉमन आया ना, कभी कभी होता है कि कुछ बच्चों को की मैथ्स वीक है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ से जो आई कॉमन आया वो इस स्क्वायर को लेके आएगा साथ में, तो यहाँ आई स्क्वायर बनेगा। तो आई स्क्वायर यहाँ से, आई स्क्वायर यहाँ से, पूरा आई स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये बचेगा कितना, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, तो जेड की जो वैल्यू आई वो आई आपकी कितनी, रूट ओवर, ओ ये तो छुप रहा है मेरे पीछे, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, या ऊपर लिख लेता हूँ। देखो इसको मैं, ये जेड की वैल्यू ना मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। तो z इक्वल्स टू बन रहा है ओवरऑल रूट ओवर, वो बनेगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। एलसीआर सर्किट का एग्जाम में भी आपको यही करना है। अगर यहाँ पर 10 फाई की वैल्यू पूछेगा, फेज डिफरेंस कितना एंगल ऊपर उठा है, वी आर से जो रिजल्टेंट है ना, वो वी आर से कितना एंगल ऊपर है, यही तो इसका मतलब है। जो रिजल्टेंट है, जो वी जो टोटल पोटेंशियल है, सब इन तीनों की जो टोटल पोटेंशियल है, जो इनका रिजल्टेंट है, हमने क्या माना, उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फॉर्म में करा उसको, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में जब करेंगे तो टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, तो यहां से इतना ऊपर है ये,
समझ पा रहे हो ना, इतना एंगल ऊपर उठा है, तो कितना एंगल है ये, फाई, यही इसका फेज है, डिफरेंस है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ टेन फाई की वैल्यू भी पूछता है एग्जाम में, पहले वो निकाल के देखते हैं। देखो टेन फाई कितना आएगा फिर यहाँ पे, पहले ये प्रूफ करोगे हाँ ये वाला, फिर ये तो लास्ट वैल्यू है टेन फाई, ये कितना फेज डिफरेंस है, तो ये आएगी तो आपकी वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, तो दोनों में से ये हो जाएगा आई से कॉमन आ गया, दोनों में से ये बनेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल, तो टेन फाइव की वैल्यू क्या आ गई, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। क्लियर है, समझ में बताई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, ये पहला केस बन गया इसका, ठीक है। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है, हमने फेज एंगल जो टेन फाइव है विच इज फेज एंगल, ठीक है, तो फेज एंगल की वैल्यू निकाल दी, एग्जाम में आता है फेज एंगल फाइंड करो, वैसे तो इसको रिप्रेजेंट करोगे जनरली शो कर दोगे एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से, जिस वे में पढ़ा रहा हूँ एक जनरल वे बना रहा हूँ, ना कि बायो और मैथ्स के लिए, ना कि ये बना दिया मैंने टफ बना दिया, ऐसा कुछ नहीं, जनरल परसेप्शन, एक फॉर्मूला इसको अप्लाई करो आंसर, एक फॉर्मूला इसको अप्लाई करो आंसर, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अब इसका अगला जो फॉर्म है वो मैं नेक्स्ट पेज में करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो है एलसीआर सर्किट ही वो, ठीक है, एक सेकंड में मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लूँ। मैंने अभी एक रील अपलोड की ना, तो मेरे ही टैब में रील नोटिफिकेशन आ रहा है कि कार्तिक राधे क्लासेस अपलोडेड अ वीडियो, ओके सो फोकस हियर। तो अब सीन क्या है कि इसके सेकंड केस में मैं मान के चल रहा हूँ कि जो वी सी है वो बड़ा है वी एल से, ठीक है। अगर वी सी वी एल से बड़ा होगा तो क्या सीन बन जाएगा, देखो इसमें, देखो वी आर तो ये होगा ही, मैंने बोला ना ये एक्स एक्सिस में जो पोटेंशियल है वो वी आर से दिखाओगे रेजिस्टेंस की, ठीक है, वो तो वी आर ही रहेगा। और अब जो ये मान के चलोगे जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है, एक सेकंड सिलेक्ट नहीं हो पाया, जो रिजल्टेंट है वो किस फेज एंगल से ऊपर उठा है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है फाई, ठीक है, ये जो फेज एंगल है इसमें ये फाई है जो रिजल्टेंट है। अब ये माना है कि वीसी वेक्टर बड़ा है, तो बड़ा है तो जो नेट पोटेंशियल आएगी वो कहाँ, सॉरी एक गलती होगी मेरी, जब मैंने कंडीशन इधर को मानी है तो पोटेंशियल भी इधर को होगी ना। देखो ना मैंने ये मान के चला कि वीसी बड़ा है, जो अब ये वाला वेक्टर बड़ा है तो नेट पोटेंशियल कहाँ को आएगी, इधर को आएगी, तो अब क्या होगा, वीसी माइनस वीएल होगा। क्लियर है, क्योंकि इधर की पोटेंशियल बड़ी है ना, तो जो नेट आएगा वो इधर को आएगा, ये कुछ ऐसे। मैंने अभी एक चीज बताई थी, ये होता है वीएल, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में वीएल को दिखाते हैं, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में वीसी को दिखाते हैं। जो इससे पहले मैंने बताया था कि इसकी जो पोटेंशियल है ये ज्यादा है इससे कम, तो इसका वेक्टर छोटा होगा, इसका वेक्टर बड़ा होगा, तो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में रिजल्टेंट आता है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर होता है, तो यहाँ भी सेम वही है, अभी ये बड़ा है तो इसकी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, तो मतलब कि इधर को आएगा। तो अब जो फाई है फेज एंगल है वो वी आर से कितना एंगल इधर को है, लेग का पीछे जा रहा है, वो जा रहा है आपका वी आर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अब इस बात को, ठीक है। तो अब मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है, एक तो मैं टेन फाई निकाल सकता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ठीक है, सेम मेथड आप यूज करोगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं लास्ट फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। z इक्वल्स टू वो बनेगा आपका रूट ओवर, वो बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये ठीक है, एक्स एल माइनस एक्स सी था ना, यहाँ एक्स सी माइनस एक्स एल हो जाएगा, बस यही तो करोगे ना आप, यहाँ पर वी सी माइनस वी एल कर दोगे तो एक्स आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल हो जाएगा, ठीक है, तो आई कॉमन आ जाएगा, बाकी जो कटना होगा कटेगा, तो रिजल्टेंट ये आ जाएगा, मतलब जो टोटल जेड टोटल इम्पीडेंस है इनका वो इतना आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और टेन फाइव की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। टेन फाइव जो फेज एंगल है वो कितना आएगा आपका, टेन फाइव की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो वी सी को लिखोगे आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल हो गया, तो क्या बना दोस्तों, एक्स सी माइनस एक्स एल
अपॉन आर। देखो मैं पढ़ा सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये वो इतना नहीं जाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है, पता है कि कॉमन लेके आएगा, कटेगा कटेगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बच्चों की तरह स्पून फीडिंग नहीं करनी, खुद के लिए भी गंदी आदत नहीं डालनी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें क्या होगा, तीसरा केस, वी एल बराबर हो जाएगा वी सी के। अगर ऐसा है तो यहाँ देखो जेड की वैल्यू क्या होगी फिर, समझ पा रहे हो, रूट ओवर जेड क्या आ रहा था उस केस में, आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी था ना। अभी दोनों बराबर हैं तो वी एल की वी सी इसका होल स्क्वायर था, है ना। तो क्या अगर मैं वी सी की जगह वी एल लिख दूंगा तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब होगा जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर। मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना, देखो ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ना, ये बड़ा वेक्टर था छोटा वेक्टर था, अभी दोनों बराबर वेक्टर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट कहाँ को जाएगा, इधर को। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है इन तीनों का, वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये दो तो कैंसिल हो गए ना। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं वीएल की वैल्यू पुट करूं तो कितनी आएगी, वीएल होता है ओमेगा एल, है ना, जो मैंने लिखाया था, और वीसी होता है ओमेगा, सॉरी 1/ओमेगा सी, माई मिस्टेक दोस्तों, माई मिस्टेक, 1/ओमेगा सी। एक तो बाहर धूप आ गई है एंड अब ठंडा हो रहा है, ठीक है बहुत ठंडा लग रहा है, तो ज्यादा ही लग रहा है अब। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब बताओ, ओमेगा इधर मल्टीप्लाई, सॉरी ओमेगा सी होगा ना, 1/ओमेगा सी, माई मिस्टेक, क्षमा करें दोबारा, मेरा ध्यान धूप में है, बाहर की तरफ जो खिली खिली धूप आ रही है सुबह की प्यारी सी, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से रिकॉर्ड करने स्टार्ट, 8 या 8:30 या 9, अप्रॉक्स 9 बजे से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें चेंजेस कर रहा था तो इसलिए टाइम लग गया। तो ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC बन जाएगा, है ना। रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो ये आएगी, यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल्स टू बनेगा आपका कितना, 1/√LC, एंड इसकी वैल्यू होती है 2πf इज इक्वल्स टू 1/√LC। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/2π×√LC। तो ये आ गई रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे हिसाब से मेरा बैकग्राउंड पीछे हिल रहा है, तो अब नहीं हिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने तीनों केस पढ़ लिए, एलसीआर सर्किट से इससे ज्यादा बाहर का नहीं आएगा, बस आप इतना जरूर पढ़ के आना, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। आप सीधे आगे बढ़ते हैं पावर में, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पावर इन एसी सर्किट। देखो पावर, हम इसमें टोटल एवरेज करंट और एवरेज पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हम इसमें एवरेज पावर भी निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर पावर फैक्टर आता है जो कि cos फाई है। एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। तो उसको कैसे करेंगे एग्जाम के लिए, पहले मैं वो डिराइव करके बता रहा हूँ, ठीक है। उसको ध्यान में रखना। इंस्टेंटेनियस, देखो जो इंस्टेंटेनियस पावर थी वो तो V इंटू आई होती है, वो तो आपको पता है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे पहले। तो कैसे करते हैं, चलो पहले इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सो मेरे पास फॉर्मूला होता है, 1 सेकेंड मैं इसको लिख लूं अच्छे से, आई इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, मैं ज्यादा बेटर है कि सीधे आपको वही कराऊं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, ध्यान रखना। मेरे पास फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, है ना। तो अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है तो पहले मुझे, सॉरी पहले ये V है और ये I है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, तभी इंस्टेंटेनियस पावर निकलेगी। तो इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना जो जो मैं बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका कितना, V नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मतलब इनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो फाइव का होगा, समझ पा रहे हो ना आप, ये फाइव। यहाँ एक चीज आपको ध्यान में होगी ना, जब कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टर या कैपेसिटर लगाया था सर्किट में, तो करंट लैग कर रहा था, करंट अहेड जा रहा था, है ना। तो करंट वेरी कर रहा था, पोटेंशियल तो सेम थी, मतलब उसका फेज सेम था। तो इसलिए हमने क्या करा, करंट के फेज में मतलब थोड़ा चेंज दिखा दिया, मतलब वोल्टेज में जो करंट है, वो जो करंट है वो फाइव एंगल आगे है ऐसे दिखा दिया, 5 फेज आगे है ऐसे दिखा दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो उससे पहले मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले पावर इज इक्वल्स टू कितना बचा मेरे पास, P इज इक्वल्स टू, ये बचा V नॉट आई नॉट, है ना। तो इसको अलग से लिख लेते हैं, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी
प्लस 5। एक सेकंड में चेक कर दूं कि मैंने वीडियो ऑन मेरी कंटिन्यू है अभी तक। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से टैप हो जाता है और वीडियो बंद हो जाती है और मैं लगातार 1 घंटे तक बोलते रहता हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि वीडियो 1 घंटे तक मैं बोलता गया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो आगे देखते हैं। अब मेरे पास क्या है कि मैं पहले इसको चेंज करता हूँ। देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा लूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा P इज इक्वल्स टू, अभी मैंने एवरेज नहीं निकाला, अभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो मेरे को इसको 2 साइन ए साइन बी बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से यहाँ डिवाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 साइन, इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, इसको पूरा बी मान लेता हूँ। तो देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पुट करूंगा तो कॉस ए की जगह कितना है देखो, ओमेगा टी प्लस 5 है, ठीक है। माइनस बी की जगह कितना है, ओमेगा टी है। फिर माइनस कॉस ए की जगह ओमेगा टी प्लस 5, फिर प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, तो कितना बचा, ये बचा हमारा cos 5 बचा है ना। तो माइनस ये बचा cos ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये बचेगा 2 ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ डायरेक्टली। तो ये मेरे पास बचा, ये आप यहाँ पर मेंशन कर लेना, नहीं तो इसको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो ये बचा मेरे पास cos 5, ये बी है, ये बी माना था मैंने, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ठीक है। और ये बनेगा आपका 2 ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज निकालता हूं, ठीक है, तो देखो अब इसमें एक सेकंड कैमरा दोबारा चेक कर रहा हूं। ओके सही है। सो अब क्या सीन होगा, देखो ये मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं, लेकिन मुझे ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये लगा दिया। अब यहाँ पे मैं एवरेज निकालूंगा, मैं पी एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज निकालेगा फॉर अ कंप्लीट साइकिल क्या होता है एवरेज निकालने का तरीका, T2 माइनस T1 मीन्स T माइनस 0 फॉर कंप्लीट साइकिल, 0 टू T V नॉट I नॉट, सॉरी इसके अपॉन में 2 था ना, ठीक है, अपॉन में 2। ये बनेगा आपका टोटल cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, है ना, इंटू डी टी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो थोड़ा, अगर थोड़ा आपको गिजट मिजट लगे तो मैं मुंह से ही बोलना, तो आप उसको साथ में लिखते हुए चलना, ठीक है। पी एवरेज, एक तो आज ही अटक रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं, कोई नहीं, चलो मैं मैनेज कर लूंगा। तो जो कांस्टेंट है पहले उन्हें बाहर ले लेते हैं। तो ये बनेगा वी नॉड इंटू आई नॉड अपॉन 2t, है ना। अब इंटीग्रेशन करना है मुझे, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये cos 5 में भी टूटेगा और इसमें भी टूटेगा, है ना। तो ये बना, ब्रैकेट लगा लेते हैं बाहर से बड़ा वाला, इंटीग्रेशन 0 से t cos 5 dt पीछे से आ गया, ये dt यहां से आ गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t प्लस 5। सॉरी, इसको हटा देते हैं, तो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, प्लस 5, ठीक है। मैंने सही लिखा है, लेट मी रीचेक ऑल्सो। और मैं एक बार चेक कर लूं कि मैं इससे, इसके बीच में तो नहीं आ रहा हूँ थोड़ा, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। ये इसे नोट कर लेना आप। क्लियर है बात, ठीक है। आप देखो सीन क्या है, और ऊपर कितना दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये जो वैल्यू होती है टोटल वैल्यू, एग्जाम में आप इसको इक्वल टू 0 कर लेना टोटल, ठीक है। एवरेज वैल्यू cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 की टोटल 0 होती है। एग्जाम में आपको इसे प्रूफ नहीं करना, सीधे मेंशन कर लेना कि इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा आंसर कितना आएगा, आप एग्जाम में क्या करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लिखोगे, इसके नीचे यहाँ पे ये लिखोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 डी टी इक्वल्स टू 0। कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला, बस आपको ये लिख के आना है, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो गया, मेरे पास ये पोर्शन बचा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो पी एवरेज की वैल्यू कितनी आई वो देखो, पी एवरेज इक्वल्स टू मेरे पास बना, वो बना वी नॉट
आई नॉट अपॉन 2t। अब देखो सीन क्या है, यहाँ पे कॉस फाई जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि फेज एंगल फिक्स्ड वैल्यू होगी, कुछ पाई बाय 2 ऊपर गया होगा, पाई बाय 2 नीचे गया होगा, फिक्स गया होगा ना, नंबर फिक्स्ड है तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया। ठीक है, मेरे पास अंदर बचा इंटीग्रेशन 0 से t 1 बचा और dt, वो जीरो हो चुका है वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये बचा मेरे पास v नॉट आई नॉट अपॉन 2t cos फाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। ठीक है, सो ये बना मेरे पास p एवरेज v नॉट आई नॉट अपॉन 2t cos फाई इंटू t, t से t खलास, मेरे पास बचा p एवरेज इक्वल्स टू, वो बचा v नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर की एवरेज वैल्यू आ गई, जिसे वी नॉट अपॉन √2 को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था वी आर एम एस, और आई आई नॉट अपॉन √2 को क्या बोलते हैं, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये आ गया मेरे पास पी एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये रहा मेरा पावर फैक्टर का, सॉरी पावर का फॉर्मूला। ठीक है, पी एवरेज का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जनरल मेथड सिंपल वे में जैसे हो सकता है मैंने समझा रखा है। ठीक है, तो एवरेज पावर में जो कॉस फाई होता है इसे ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। और यहीं पर वॉटलेस करंट का भी जिक्र आता है। ठीक है, क्या केस है, देखो पावर फैक्टर कॉस फाई जो एवरेज पावर की वैल्यू है ना, किस पर डिपेंड करेगी, cos फाइव पर डिपेंड करेगी, है ना। तो अगर cos फाइव इक्वल्स टू 1 है, और cos फाइव 1 कब होगा, जब फाइव की वैल्यू 0 होगी, और फाइव की वैल्यू 0 तब होती है जब कौन सा सर्किट हो, ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो। ठीक है, जब केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो तभी cos फाइव कितना होगा, 0 होगा, तब रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। ठीक है, अगर जो फेज डिफरेंस है वो 90 है, जब फेज डिफरेंस 90 होगा, ठीक है, यहाँ पर cos फाइव की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, रेजिस्टिव में 1 होगी, मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया। ठीक है, cos फाइव की वैल्यू 1 होगी क्योंकि फाइव उस समय 0 होता है, क्योंकि cos 0 1 होता है। और cos फाइव 0 कब होगा, जब फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, और फाइव की वैल्यू पाई बाई 2 अहेड और लैग कब करती है, जब इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और इस केस में जो करंट होता है उस करंट को क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट बोलते हैं। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना कि वॉटलेस करंट कब होता है, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में होता है, जब cos फाइव की वैल्यू, जब पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। एग्जाम में आता है वॉटलेस करंट कब होता है, और कौन से सर्किट में होगा, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जब cos फाइव की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कहने का मतलब फाइव की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 होगी। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला और दूसरा पॉइंट वॉटलेस करंट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके याद रख लेना कि जब ये वैल्यू होती है 10 फाइव की वैल्यू, तो इस केस में क्या होता है, पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन द रजिस्टर। इसके 4 केस है, मैंने इंपॉर्टेंट जो मार्क किए एग्जाम के लिए वो 3 है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, मैं थर्ड में ज्यादा जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उतना ही जानो जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्योरली रजिस्टिव सर्किट से क्वेश्चन आता है, और पावर फैक्टर उस समय कितना होता है ये पूछा जाता है। ठीक है, मेरी तरफ ध्यान देना, पूरा फोकस यहाँ करना। दूसरा प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उस केस में cos फाइव की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, थर्ड केस नहीं पूछा जाता, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है शायद, यस, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा जनरली ना, ये कुछ ऐसा घर के बाहर लगा रहता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम जनरली क्या होता है, लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या हाई को लो में कन्वर्ट करना। लो को हाई में कब कन्वर्ट करेगा, जब इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे, वहां ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है वहां ट्रांसफार्मर, और हाई को लो में, जैसे लोकल एरियाज होंगे हमारे घर वगैरह वगैरह, वहां क्या करता है, हाई इंटेंसिटी को लो में करता है, हाई वोल्टेज को लो में करता है। क्लियर है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो एक कॉन्सेप्ट हर जगह लग रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज करने से, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आ जाता है।
प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। इसे प्राइमरी कॉइल समझ लो, ठीक है। ये वाला हिस्सा प्राइमरी कॉइल का हो गया, ठीक है। ये प्राइमरी करंट मैंने बोला है, ये सेकेंडरी करंट, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। एनपी मींस प्राइमरी, एनएस मतलब सेकेंडरी। इसके करंट में सिंपल है, इसके करंट में चेंज आएगा तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा, और यहाँ भी फ्लक्स में चेंज आएगा, समझ रहे हो। तभी इसके लिए इसका जो फॉर्मूला होता है, प्राइमरी में भी करंट डेवलप होगा, ठीक है। सो फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लेते हैं, एनपी मान लेते हैं। तो इसमें करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे क्या बोलेंगे, ईपी बोलेंगे, है ना। ये नेगेटिव होता है यहाँ पे। और सेकेंडरी में भी ईएमएफ डेवलप होगा, उसे बोलेंगे ईएस, तो होगा माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। इन दोनों का रेशियो करोगे तो डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी, एन माइनस से माइनस कैंसिल, तो ईपी अपॉन ई एस इक्वल्स टू, मैं हट जाता हूं अगर यहां से नहीं दिख रहा, तो एनपी अपॉन एन एस बन जाएगा। क्लियर है। तो ये एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस भी आते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। शायद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इससे क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली बनता है। और ये फॉर्मूला याद रखना, वही सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये पोटेंशियल के केस में हो गया, ठीक है। ये इधर V1, इसमें जो करंट का रिलेशन होता है वो होता है V1 I1 इक्वल्स टू V2 R2। क्लियर है। ये इससे भी क्वेश्चन बना है। इसमें जो V है ना, एग्जाम में आपकी बुक में क्या लिखा है, E से दिखा रखा वो, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, सेम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका प्रिंसिपल है। मैंने सब चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम में आपको फिगर जरूर बना के आना पड़ेगा, लेकिन इस चीज का ध्यान देना। बस इसमें होता क्या है कि प्राइमरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल क्या, पहले उसे समझ लो। प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में भी चेंज आता है, जिससे वहां एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो सेम उसी से हमने क्या करा है, यहाँ पर फॉर्मूला दोनों का रेशियो लिया, ईपी अपॉन ईएस का, ठीक है। ईपी मतलब प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, ईएस मतलब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई करा, और जिससे हमें दो फॉर्मूला मिले, वो आपको लिख के आना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को डेफिनेशन लिखोगे, इतना छोटा जो यहाँ पर एक फॉर्मेट है ना, इतना ही मेंशन करके आना है वहां एग्जाम में आपको, ठीक है। और फिगर बना के आना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इससे न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, इसका ध्यान देना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ये हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, अच्छा सिंपल सा लॉजिक है। देखो यहाँ आपको ज्यादा आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर आप बढ़ा दोगे, है ना। देखो अगर आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए, मैं कलर चेंज करता हूं, अगर आपको आउटपुट ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ बढ़ा दोगे। अगर आउटपुट कम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स घटा दोगे, सिंपल सी बात है। इसको और कम कर दोगे, ये इसको कम कर दोगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ घटा दोगे, तो आउटपुट कम मिलेगा, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर आउटपुट ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे। तो वही खेल यहाँ पे लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। N2 बड़ा होगा मतलब NS से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। अगर NS बड़ा होगा तो स्टेप अप हो जाएगा अपने आप, अगर NS छोटा होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा अपने आप। सब बेसिक रखना है, ऐसे नहीं कि क्या है ये, अरे इसमें ऐसा क्या हो जाएगा जो हमें नहीं आ रहा समझ में, ऐसे कुछ नहीं है। बेसिक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल ध्यान में होना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है मैं 10 बार बता चुका हूँ। प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाता है, फ्लक्स में चेंज आता है। वो मैं उस चैप्टर में आपको अच्छे से समझाऊंगा, डीप में समझाऊंगा, तो आप फिर रिलेट कर लोगे। वैसे भी आपको पता होगा, ठीक है, तो आप रिलेट कर पा रहे होगे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आने से प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज होने से सेकेंड कॉइल के फ्लक्स में चेंज आता है, जिससे क्या होता है, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगर कोई डाउट फिर भी होता है आपको तो आप मेरे से जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें, अगर मैंने वहां भी अपलोड की हुई है वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। मेरे इंस्टा हैंडल से पूछ सकते हो, राधे क्लासेस करके मारोगे तो आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा, वहां भी हमें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसके बाद न्यूमेरिकल लगाओ, सब कुछ प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस।